यस, गुड इवनिंग। आज मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमने माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करी है, तो उसमें कॉमन चीज़ें भी है, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस है ना। माइक्रो के अंदर भी दे रखा था, मैक्रो के इस फर्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नेम ही है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है, डिस्टिंक्स बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। पढ़ा हुआ है टॉपिक, है ना। तो डायरेक्टली अपन इसको ओरली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अगर हम फर्स्ट बेसिस की बात करें तो उसमें डेफिनेशन का बेस दे रखा है कि डिफाइन क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, और मैक्रो में इकोनॉमी एज ए होल और एग्रीगेट फैक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहला जो डिफरेंस दे रखा नोट्स के अंदर, उसमें लिखा है माइक्रो के अंदर इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी, और मैक्रो में लिखा हुआ है इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं, तो मैक्रो का पार्ट होता है। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। सेकंड, एग्रीगेट फैक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी हम लिख सकते हैं। सेकंड डिफरेंस, टर्म। टर्म कहां से डिराइव हुई है? माइक्रो टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोस, MIKROS, which means स्मॉल। ग्रीक लैंग्वेज का ओरिजिन है ये। इसी तरह से मैक्रो जो टर्म है, मैक्रोस वर्ड से आया है, मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। माइक्रो टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स small, and macro word derived from Greek word macros which means large. थर्ड डिफरेंस जो हमारा है बेसिस, वो है अल्टरनेटिव नेम। किस नाम से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं और किस नेम से हम मैक्रो को जानते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? प्राइस थ्योरी, और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। उसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कॉन्स्टेंसी की बात यहां पर करिए। When we study microeconomics, then macro parameters remain constant, and when we study macroeconomics, then micro parameters remain constant. इसके बाद लास्ट एक एग्जांपल लिखा हुआ है, डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी, सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी, इंडिविजुअल्स इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी। ये सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पर होता है, और इसी वजह से ये माइक्रो में स्टडी करते हैं, है ना। किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड होगी, किसी कॉमोडिटी की सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी कॉमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, माइक्रो में आता है। मैक्रो के अंदर अगर अपन स्टडी करते हैं तो मैक्रो के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे नेशनल इनकम, GDP, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन लेवल, जनरल प्राइस लेवल। ये सब कुछ किस में आएगा? मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं माइक्रो और मैक्रो के अंदर। इसमें कोई डाउट नहीं? चलिए, इसके बाद एक और पॉइंट जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो सेल्फ इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है ना। जैसे कि कोई कंज्यूमर है तो वो ये डिसाइड कर सकता है उसे क्या कंज्यूम करना है। एक प्रोड्यूसर है, वो ये डिसाइड कर सकता है उसे क्या प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट है तो वो ये डिसाइड कर सकती है उसे कौन सी पॉलिसीज बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है। तो ये सब पर्सन्स होते हैं जो सेल्फ इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं। उन सभी पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट। तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप भी हो सकता है, उसको हम इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। इसके बाद एक
पर्सन है जिसके बारे में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसे? एडम स्मिथ इज नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कहां से बिलोंग करता है एडम स्मिथ? फ्रांस का रहने वाला है ना, स्कॉटलैंड का है। वैसे फ्रांस के अंदर एक जगह है स्कॉटलैंड। तो ये बेसिकली कहां का है? स्कॉटलैंड का है। एडम स्मिथ के बारे में अगर और अपन बात करें तो उसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है, देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एडम स्मिथ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सेकंड पॉइंट लिखा है ही वॉज अ स्कॉट्समैन। स्कॉट्समैन मतलब स्कॉटलैंड का रहने वाला है वो, इसलिए स्कॉट्समैन। ही वॉज अ स्कॉट्समैन एंड प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या था? ये प्रोफेसर था, है ना, बाय प्रोफेशन, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसके अलावा उसने एक बुक लिखी है, देखो इसके दो कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखने हैं। एक बुक इसने 1759 में लिखी है। कब लिखी है? 1759 में भी इसने एक बुक लिखी है, और सेकेंड बुक जो फेमस है वो 1776 में लिखी है ना। तो फर्स्ट बुक जो है इसका नाम है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ये इसकी फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक ऑफ एडम स्मिथ इज द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। देखा ना 1776, इसमें इसने बुक लिखी, उसका नेम क्या है? बस 1776 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। ये बुक इसने 1776 में लिखी है, और ये सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है एडम स्मिथ का। और तब से मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा डिटेल इसने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इसके अलावा इससे पहले फ्रांस के अंदर, वैसे ये बेसिकली फिलोसोफर है ना, पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा एक विद्वान पर्सन था ये। तो एडम स्मिथ जब नहीं था, तो एडम स्मिथ से पहले एक और पर्सन फेमस था जिसका नाम था फिजियोक्रेट्स। क्या नाम था? फिजियोक्रेट्स। एडम स्मिथ से पहले जो फेमस पर्सन था पॉलिटिकल साइंस को लेकर, पॉलिटिकल थिंकर था, उसका नाम क्या है? फिजियोक्रेट्स है। जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, द फिजियोक्रेट्स ऑफ फ्रांस वर प्रोमिनेंट थिंकर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर बिफोर एडम स्मिथ। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडम स्मिथ से पहले जो पॉलिटिकल थिंकर था वो कौन था? तो उसका नेम क्या है? फिजियोक्रेट्स है, ठीक है। एक बार यस, फिजियोक्रेट्स पर्सन का नेम है। और सेकेंड बुक है इसकी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये नोट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कब इमर्ज हुई है ना, उसके बारे में है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इमर्ज हुई है, सेपरेट ब्रांच। पहले क्या है, इकोनॉमिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस नहीं थी। तो इकोनॉमिक्स को वैसे तो अपन ने पढ़ा था 1933 के अंदर, एक पर्सन था रैगनर फ्रिश, उसने डिवाइड कर दिया था, और दोनों कॉन्सेप्ट माइक्रो और मैक्रो उसी ने दिए थे। कौन पर्सन है? रैगनर फ्रिश, जिसने 1933 के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं, माइक्रो और मैक्रो। किसने दिए? रैगनर फ्रिश, इस पर्सन ने ये डिवाइड किया है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में कब से आने लगी है? जे.एम. किन्स की एक बुक आई है,
1936 के अंदर। उस बुक के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में जाने जाने लगी है। बुक क्या थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक जब आई तब से मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक सेपरेट ब्रांच के रूप में स्टडी करते हैं। इससे पहले, इस बुक से पहले माइक्रो और मैक्रो अलग अलग ब्रांचेस नहीं थी, केवल इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ा जाता था। लेकिन इस बुक के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में इमर्ज हुई है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्जेस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आफ्टर 1936। ठीक है, उसके बाद यस, लेकिन डिवाइड होने के बाद भी इसको सेपरेट ब्रांच के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, माइक्रो मैक्रो एक ही साथ पढ़ते थे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब, द डोमिनेंट थिंकर ऑफ इकोनॉमिक्स बिफोर किन्स वाज, है ना, जेएम किन्स से पहले जो डोमिनेंट थिंकर्स थे ना, उन लोगों का ऐसा मानना था कि जितने भी लेबर्स होते हैं जो काम करने के इच्छुक होते हैं, जिनको काम करने की कैपेबिलिटीज है, काम करने में एबल है, उन सभी को रोजगार मिल जाता है। यानी कि पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, गेटिंग वर्क, एंड जितनी भी फैक्ट्रीज होती है वो फैक्ट्रीज भी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करती है और कोई भी आइडल नहीं होता है। आइडल का मतलब कोई भी खाली नहीं होता है। यानी उन थिंकर्स का ऐसा मानना था, जेएम किन्स से पहले जो थिंकर्स थे उन लोगों का मानना था कि जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करने में एबल हैं और काम करने की इच्छा भी रखते हैं, उन सभी को क्या होगा, काम मिल जाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। उन लोगों का ऐसा मानना था। और जितनी भी फैक्ट्रीज है वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेगी, कोई भी फैक्ट्री के रिसोर्सेज आइडल नहीं होंगे, यानी रिसोर्सेज खाली नहीं होंगे। ये किनका मानना था? जो प्रोमिनेंट थिंकर थे जेएम किन्स से पहले के लोग, वो ऐसा मानते थे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को काम मिल जाता है ना, हकीकत तो कुछ और होती है। लेकिन उन लोगों का ऐसा मानना था कि जितने भी वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उन सभी को काम मिलेगा, फैक्ट्रीज कोई भी खाली नहीं रहेगी, अपनी 100% कैपेसिटी के साथ वर्क करती रहेगी। और इस टाइप की थिंकिंग को क्लासिकल थिंकिंग या क्लासिकल ट्रेडिशन कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? क्लासिकल ट्रेडिशन। तो क्लासिकल ट्रेडिशन, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन, तो इन क्लासिकल ट्रेडिशन all workers who are able to work and willing to work are getting work and no factories are remain idle, all factories are working at their full capacity। इस थिंकिंग को क्या बोला जाता है? क्लासिकल थिंकिंग या क्लासिकल ट्रेडिशन। तो ये जो ट्रेडिशन चलता था जेएम किन्स से पहले चलता था, है ना। जेएम किन्स आने के बाद इसने इस थिंकिंग को चेंज कर दिया। उसने बताया कि रियल में ऐसा नहीं है, सभी लोगों को काम नहीं मिलता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा है, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ऐसा 1929 के बाद हुआ है। जेएम किन्स ने ये जो स्टडी करी है ना अपनी, उसने कब से स्टार्ट करी है? 1929 के बाद से स्टार्ट करी। 1929 के बाद क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर 1929 में क्या हुआ? वर्ल्ड डिप्रेशन हुआ था। तो उसके बाद से इसने अपनी ये स्टडी चालू करी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। हाँ, अब अगला जो पॉइंट है उसमें अपन को थोड़ा सा जेएम किन्स के बारे में दे रखा है। जेएम किन्स के बारे में बता रखा है। जेएम किन्स कौन है? तो बेसिकली जेएम किन्स ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और इनका जो बर्थ है 1883 में हुआ है। जेएम किन्स कहाँ के हैं? ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के हैं, और इनका बर्थ 1883 के अंदर हुआ है। जो जेएम किन्स है उनकी एजुकेशन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूके से हुई है, और बाद में उसी कॉलेज के वो डीन भी बने हैं। उनकी एजुकेशन कहां से कंप्लीट हुई है? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, और वहां के फिर वो बाद में क्या बने? डीन। डीन कौन होते हैं? कॉलेज के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? डीन बोला जाता है। जैसे स्कूल्स के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, साइंस डिपार्टमेंट होता है, उनके एचओडी होते हैं ना, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो कॉलेज के अंदर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? डीन बोला जाता है। तो उसी कॉलेज के अंदर वो आगे चलकर क्या बन गए? डीन बन गए। इसके अलावा उनकी जो फर्स्ट बुक है वो 1919 में आई है। जेएम किन्स की जो पहली बुक है वो कब पब्लिश हुई है? 1919 के अंदर। और इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड वॉर जब हमारा खत्म हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
1914 से 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो जब खत्म हो गया तो जो कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था? पीस एग्रीमेंट, मतलब शांति समझौता कि अब आगे चलकर हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जेएम किन्स ने जो 1919 के अंदर एक बुक लिखी है ना, उस बुक का नेम क्या है? द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। ये उसने पहली बुक लिखी और इस बुक के अंदर उसने प्रिडिक्शन दिया है, भविष्यवाणी करी है कि ये जो पीस एग्रीमेंट था वो है ये टूट जाएगा आगे चलकर, और उसका नतीजा वही हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पीस एग्रीमेंट था उसकी कंडीशंस को कुछ कंट्रीज ने फॉलो नहीं किया, इस वजह से आगे चलकर वापस वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ है। तो इसने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी इस बुक के अंदर। बुक का नाम क्या है? द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीस। उसके बाद आगे देखो, हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में पब्लिश हुई थी, है ना, इज इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी को, जो कब लिखी है? 1936 के अंदर लिखी है इसने। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका। जेएम किन्स, पूरा नाम क्या है इसका? जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। देखिए, जो डिप्रेशन था इसका ड्यूरेशन 1929 से 1933 है। ये कब से कब तक रहा है ड्यूरेशन? 1929 में स्टार्ट हुआ और 1933 तक ये चला है। अब इस वर्ल्ड डिप्रेशन में हुआ क्या? तो इस वर्ल्ड डिप्रेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कहां पर? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो आउटपुट लेवल था, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लेवल था, वो क्या हुआ? वो ज्यादा डिक्रीज हो गया, बहुत बड़ी अमाउंट से डिक्रीज हुआ। यानी कि उस इन दोनों इकोनॉमीज के अंदर, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल ये बहुत बड़ी अमाउंट से क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ। किस ड्यूरेशन में? 1929 से 1933 के अंदर। ठीक है, इसका इफेक्ट जो था केवल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हुआ है। यानी बाकी के जो कंट्रीज थे उन पर भी इस वर्ल्ड डिप्रेशन का इफेक्ट रहा है। इस वर्ल्ड डिप्रेशन के अंदर जो था, लगातार डिमांड क्या होती जा रही थी? डिक्रीज होती जा रही थी। डिमांड अगर कम होती है तो जो फैक्ट्रीज है वो क्या होगी? आइडल रहेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है तो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा था। जब फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है। तो फैक्ट्री के ओनर्स क्या कर रहे थे? वर्कर्स को जॉब से हटा रहे थे। जॉब से हटाने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। उसके बाद यूएसए के अंदर अगर हम बात करें तो 1929 से 1933 का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3% से बढ़कर कितनी हो गई? 25% तक चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1929 से पहले केवल 3% लोग ही अनएम्प्लॉयड थे, जो 1933 में जाकर कितने हो गए? 25% लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास काम नहीं था, क्योंकि लगातार फैक्ट्रीज क्या हो रही थी? बंद होती जा रही थी, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम होता जा रहा था। तो उस वजह से इकोनॉमिक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। इसके अलावा और क्या हुआ? उसी सेम टाइम पीरियड के अंदर जो एग्रीगेट आउटपुट था, एग्रीगेट आउटपुट वो कितने परसेंट से कम हो गया? 33% से नीचे आ गया। एग्रीगेट आउटपुट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट आउटपुट का मतलब ओवरऑल जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन इतने परसेंट से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, 33% से डाउन हुआ है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं। एमसीक्यूज या फिलअप्स में ऐसा आ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने परसेंट से कितने परसेंट हो गई है, आउटपुट लेवल कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 3% से 25% तक बढ़ गई है और आउटपुट लेवल कितना डिक्रीज हो गया? 33% तक डिक्रीज हो गया था।
इसके अलावा ये जो डिप्रेशन थी ना, इसी डिप्रेशन से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में निकल के आई है, क्योंकि जेएम किन्स भी इसी डिप्रेशन के बेसिस पर 1936 में ये बुक लिखी थी इसने। बुक का नेम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो बुक लिखी थी इसने, ये पूरी वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ 1929 पर ही बेस्ड थी। तो इसी वजह से इसकी बुक के अंदर फिर ये पूरी सेपरेट ब्रांच के रूप में निकल के आई मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई सेपरेट ब्रांच नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? एक टॉपिक के रूप में अपने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? सिंपल सा, बेरोजगारी। क्या होती है? पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट गेट वर्क एट प्रिविलेज वेज रेट्स। 11th क्लास में चैप्टर भी था, है ना, उसमें भी डिफाइन थी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब बेरोजगारी दर होता है। देखिए अपन ने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग एंड आर लुकिंग फॉर जॉब डिवाइडेड बाय द पीपल हु आर वर्किंग और लुकिंग फॉर जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाली जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क या लुकिंग फॉर वर्क बट दे डू नॉट गेट वर्क। मतलब जो बेरोजगार लोग हैं ना, यानी कि अपन सीधा क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड तो ऊपर आएंगे, डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय होगा वर्कफोर्स। क्या होता है? वर्कफोर्स किसको बोलते हैं? पर्सन्स जो काम कर रहे हैं और जो पर्सन्स काम नहीं कर रहे, दोनों मिला के वर्कफोर्स होता है। और एक होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में केवल वही आते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और वर्क फोर्स में आते हैं जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं, दोनों मिला के आते हैं, लेकिन काम करने की कैपेबिलिटीज रखते हो, है ना। 14 साल से ऊपर के होने चाहिए और 60 से नीचे होने चाहिए, क्योंकि 14 साल से छोटा बच्चा अगर काम करेगा तो उसको हम बाल श्रम कहेंगे, और 60 साल से ऊपर का आदमी अगर काम करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुढ़ा आदमी। गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट दे देती है ना, इसलिए वो भी काम नहीं कर सकता। तो 14 से 60 की एज में जो भी पर्सन है वो सब वर्क फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो वर्क फोर्स का डिवाइड हम किस में कर रहे हैं? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन में कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी, यानी कि बेरोजगारी दर हमें पता चल जाएगी। उसके बाद के टॉपिक्स जैसे है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वैसे इस चैप्टर के अंदर तीनों इकोनॉमीज के बारे में नहीं बता रखा है, केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बता रखा। तो एक बार फटाफट से इन पॉइंट्स को पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नेम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने ऑलरेडी पढ़ी, हमने तीनों इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा हुआ है। 3 इकोनॉमीज होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। सोशलिस्ट क्या होती है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। owned and controlled by government और public sector. Main motive is social welfare और price determined by government itself. और क्या होता है इसमें? इसका अदर नेम और यस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी इसी को कहा जाता है, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। ये तो थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर अपने इस सिलेबस में जो है अपने चैप्टर में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर बेसिक फीचर्स की बात करें तो owned and controlled by the private sector. Main motive is earning profit. Price determined by free forces of market, demand and supply. और लास्ट इसका अदर नेम फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी से कहा जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसमें अपन को दे रखे हैं, है ना, तो वो अपन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट कंट्री, एक ही बात है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर मेनली कैरिड आउट बाय द कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स। कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स का मतलब वही प्राइवेट सेक्टर हो गया, है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है कौन परफॉर्म करता है? प्राइवेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे मे देमसेल्फ सप्लाई टू द कैपिटल नीडेड। जो बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए या तो वो खुद ही सप्लाई करेंगे या फिर कहीं से बोरो करेंगे, उधार लेके आएंगे।
या तो खुद की कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में या फिर कहीं से बोरो करके लगाएंगे, यानी उधार लेके आएंगे। थर्ड पॉइंट, टू कैरी आउट प्रोडक्शन दे ऑल्सो नीडेड नेचुरल रिसोर्सेज। प्रोडक्शन करने के लिए उनको क्या चाहिए, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक पार्ट तो एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं और एक पार्ट एज ए फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं। जैसे लैंड नेचुरल रिसोर्स है और प्रोडक्शन में बिना लैंड के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है। और इसके अलावा रॉ मटेरियल, जैसे हम कपड़ा बना रहे हैं तो कॉटन भी एक नेचुरल रिसोर्स है, एग्रीकल्चर से हमारे पास आ रही है, तो उसको हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट हो सकते हैं, एज ए रॉ मटेरियल और एज ए फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो नीड मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर। बिना लेबर के भी हम काम नहीं कर सकते हैं, तो लेबर भी चाहिए। आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विथ हेल्प ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थ्री फैक्टर्स यानी कैपिटल हो गई, लैंड हो गई और लेबर हो गया। द एंटरप्रेन्योर सेल्स द प्रोडक्ट इन द मार्केट। प्रोडक्शन होने के बाद क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। द मनी दैट इज अर्न इज कॉल्ड रेवेन्यू। सेल करने से जो पैसा आएगा उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब है प्रोड्यूसर सेल आउटपुट इन द मार्केट, देन द इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू। या रेवेन्यू का मतलब सीधा सा सेल्स होता है, सेल्स करने से जो अर्निंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट। तो रेवेन्यू जो आएगा, सेल्स करेगा वो माल को, तो सारा पैसा सेल्स का वो अपने पास थोड़ी रखेगा। तो उसने बिल्डिंग यूज करी है, लैंड यूज करी, तो उसका रेंट भी चुकाना पड़ेगा, है ना। दूसरा लेबर से उसने काम करवाया, उसको वेजेस भी देना पड़ेगा, है ना। तो पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट एज सर्विस रेंडर्ड बाय द लैंड, है ना। लैंड ने अपनी सर्विस दी है बिजनेस को, तो उस लैंड के बदले रेंट हम पे करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, कैपिटल, लैंड और लेबर। इनको यूज करे तो इनके बदले उनका रिवार्ड अपन क्या दे रहे हैं, लैंड को अपन रेंट देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट और लेबर को वेजेस हम पे करते हैं। तो उसी रेवेन्यू में से सब कुछ हमें पे करना है। पार्ट ऑफ इट इज पेड टू कैपिटल एज इंटरेस्ट एंड पार्ट ऑफ इट गोज टू द लेबर एज वेजेस। जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है, थोड़ा रेंट के रूप में दे दिया, थोड़ा इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, थोड़ा वेजेस के रूप में दे दिया, और बाकी का बचा हुआ जो पार्ट होगा वो एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट होगा। क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। तो द रेस्ट ऑफ रेवेन्यू इज द अर्निंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मींस अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू व्हिच इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस टू द एंटरप्रेन्योर्स। रेवेन्यू का वो पार्ट जो क्या चीजें पे करने के बाद बचेगा, रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस पे करने के बाद एंटरप्रेन्योर्स के पास बचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट्स आर ऑफन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू बाय न्यू मशीनरी और टू बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज। उस प्रॉफिट का प्रोड्यूसर क्या करेगा, या तो नई फैक्ट्रीज लगाएगा या नई मशीन लेके आएगा, है ना। बिना प्रॉफिट के हम बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस को एक्सपांशन के लिए वो क्या करेगा, नई मशीन्स परचेज करेगा या नई फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करेगा। और लास्ट पॉइंट है, जब वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करता है ना, मशीन परचेज कर रहा है, बिल्डिंग परचेज कर रहा है, तो वो इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दीज एक्सपेंसेज विच रेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने से हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हमने नई बिल्डिंग इंस्टॉल करी है, तो उससे भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। नई फैक्ट्री लगाई, उससे भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। लैंड परचेज करी, उससे भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी जिन जिन चीजों से बढ़ती है, जिन खर्चों से बढ़ती है, उन सभी खर्चों को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। तो इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए अपन ने, और वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ चुके हैं। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, वही चीजें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का, देयर इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने मीन्स का मतलब साधन होता है, रिसोर्सेज होता है ना। मीन्स यहाँ पर मीनिंग नहीं है, मीन्स का मतलब रिसोर्सेज है। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उस पर कंट्रोल किसका होता है, ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है। सेकेंड है प्रोडक्शन टेक प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, जो आउटपुट बनता है उसको मार्केट में बेचने के लिए करते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पज प्रॉफिट कमाना है, तो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसको मार्केट में सेल करेगा और उससे प्रॉफिट अर्न करेगा।
थर्ड पॉइंट, देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट प्राइस विच इज कॉल्ड द वेज रेट। इस सिस्टम के अंदर वेजेस को, अपन लेबर को क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं एक तरह से, यानी कि एक लेबर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले उसको कुछ पैसा मिलता है जिसको हम वेज रेट बोलते हैं, मजदूरी दर। वेज रेट का मतलब क्या है, आगे लिखा हुआ है, वेज रेट द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज अगेंस्ट वेजेस इज रेफर्ड टू एज वेज रेट। यानी कि जो मजदूर होते हैं अपने आप को काम करने के लिए किसको दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो जिस रेट पर वो काम करने के लिए प्रोड्यूसर के पास जा रहा है उस रेट को क्या बोला जाएगा, वेज रेट। पर डे के हिसाब से जा रहा है तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के हिसाब से जा रहा होगा, है ना, या मंथली जा रहा है तो सैलरी के बेसिस पे जा रहा होगा। तो जिस रेट से एक वर्कर किसी प्रोड्यूसर के यहाँ वर्क करता है उस रेट को क्या बोला जाएगा, वेज रेट कहा जाएगा। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आते हैं। सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली 4 सेक्टर्स है ना, 4 सेक्टर्स है एक इकोनॉमी के अंदर। वो सेक्टर्स कौन कौन से फटाफट से अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के सेक्टर्स, टोटल 4 सेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर आता है फर्म, या इसको प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं। जहां पर प्रोडक्शन होता है उसको हम प्रोडक्शन सेक्टर या फर्म कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, एक बार पॉइंट्स देखो। फर्स्ट, इन अ फर्म एंटरप्रेन्योर्स आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। हेल्म ऑफ अफेयर्स का मतलब एक तरह से किसी भी चीज का मतलब ऑनर कह सकते हैं या कंट्रोलर कह सकते हैं। जितने भी अफेयर्स होंगे, कुछ भी एक्टिविटीज होगी, उसका जो कंट्रोलर होगा वो कौन होगा, फर्म होगी। यानी सब कुछ डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है, एक फर्म या प्रोड्यूसर के पास होता है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास होता है। किसी भी टाइप का एक्टिविटीज होगा वो उसके पास होगा। सेकेंड, दे हायर वेज लेबर फ्रॉम द मार्केट। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट से वर्कर्स को हायर करते हैं और बदले में पैसा देते हैं। तीसरा, दे एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ कैपिटल एंड लैंड एज वेल। इसके अलावा वो क्या करते हैं, लैंड की सर्विस और कैपिटल की सर्विस भी लेते हैं, उनके बदले भी वो पैसा देते हैं। जैसे वर्कर्स को हायर करें तो उनको वेजेस देंगे, लैंड और कैपिटल यूज करें तो उसके बदले भी उनको रेंट और इंटरेस्ट पे करेंगे। आफ्टर हायरिंग दीज फैक्टर्स और इनपुट्स दे अंडरटेक द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। ये जब हायर हो जाएंगे, लेबर आ गया, लैंड आ गई और कैपिटल आ गई, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद दे सेल दीज आउटपुट्स इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट। जो आउटपुट बनेगा उसको मार्केट में बेचेंगे और क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उस पूरे सेक्टर को हम फर्म बोलते हैं। फर्म का क्या काम है, क्या करता है, वो सब कुछ इसमें बता दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट या स्टेट, गवर्नमेंट सेक्टर या स्टेट। तो इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ए पार्ट ऑफ फ्रॉम द फर्म, अपार्ट फ्रॉम द फर्म देयर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट। यानी कि चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इन दोनों ही कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन या फर्म सेक्टर के अलावा एक और सेक्टर होता है जिसका नाम क्या है, गवर्नमेंट या स्टेट। सेकेंड पॉइंट, द रोल ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स फ्रेमिंग लॉज, एनफोर्सिंग देम एंड डिलीवरिंग जस्टिस, imposing taxes and spending money on building public infrastructure, running schools, colleges, providing health services etc. इसका काम क्या होता है, स्टेट या गवर्नमेंट का काम क्या है, लॉ बनाना यानी कानून बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना यानी लागू करवाना, और इसके अलावा जस्टिस, हम लोगों के साथ जस्टिस हो, अन्याय नहीं हो, उसके लिए लॉ बनाता है। इसके अलावा टैक्स इंपोज करता है, गवर्नमेंट का काम है टैक्स लगाना। इसके अलावा मनी स्पेंड करता है किसके लिए, ऑन बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, कैनाल्स बनाना, ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके लिए मनी स्पेंड भी करता है। इसके अलावा वो स्कूल्स रन करता है, इसके अलावा कॉलेजेस रन करता है, इसके अलावा हेल्थ सर्विसेज यानी हॉस्पिटल्स भी डेवलप करता है। तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट या स्टेट सेक्टर बोलते हैं। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। उसके बाद तीसरा सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें हम लोग सभी आते हैं, है ना, सोसाइटी के जो भी पर्सन है वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्शन सेक्टर जो चीजें प्रोवाइड करता है ना, जैसा आउटपुट बना के उसने बेचा, वो किसको बेचेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा। हाउस होल्ड सेक्टर उससे परचेज करेगा, बदले में उसको पैसा देगा। हम कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी फैक्ट्री में बना होगा, तो वो प्रोडक्ट सेल किसको कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं। हम किसका पार्ट है, हाउस होल्ड का पार्ट है। बाय ए हाउस होल्ड वी मीन अ सिंगल इंडिविजुअल फॉर
whom decisions relating to his own consumption or a group of individuals for whom decisions relating to consumption are jointly determined। यहाँ पर एक हाउसहोल्ड का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन से है जो अपना डिसीजन कंजप्शन का डिसीजन पावर खुद लेता है। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर जैसे हमारी फैमिली है तो फैमिली के अंदर हम सभी मिलकर हमारा डिसीजन लेते हैं हमें क्या चीज खानी क्या चीज बनानी है, तो ग्रुप डिसीजन का पार्ट होता है। तो सभी फैमिली वाले मिलकर उस चीज को परचेज करते हैं ना, कोई बड़ी चीज लानी होती है तो अपन सब का डिसीजन लेते हैं उसके बाद उसको परचेज करते हैं। लेकिन बेसिकली कुछ सिंपल सा खाना है तो इंडिविजुअल डिसीजन चलता है, किसी का खाने की इच्छा कुछ और होती है किसी की कुछ और होती है। लेकिन घर के लिए अपन कोई एक पर्टिकुलर सामान लेके आ रहे हैं जो सभी के काम आएगा तो उसमें ग्रुप डिसीजन भी चलता है। हाउस होल्ड ऑल्सो सेव एंड पे टैक्सेस। हाउस होल्ड क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं, कुछ क्या करते हैं सेव भी करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी चुकाते हैं। जैसे हमारी इनकम पर टैक्स लगेगा तो हमें चुकाना पड़ेगा इनकम टैक्स, वो हाउस होल्ड पर लग रहा है। इसके अलावा हाउस होल्ड अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। हाउस होल्ड के पास अर्निंग का सोर्स क्या होता है, कैसे पैसा कमाते हैं, कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री के अंदर वर्कर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारा काम किसको दे रहे हैं, इस फर्म या प्रोडक्शन सेक्टर को दे रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, स्कूल के अंदर काम करने जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो ये सब प्रोडक्शन सेक्टर का पार्ट है। और एक हाउस होल्ड पर्सन अपनी अर्निंग का सोर्स कहां से अर्न करता है, फर्म से करता है, यानी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे लेबर है तो लेबर किसके पास जाएगी काम करने, फर्म के पास जाएगी, फैक्ट्री के पास जाएगी और बदले में उसको पैसा मिलेगा। इसी तरह से लैंड हमने सप्लाई करी है, लैंड के हम ओनर हैं हाउस होल्ड वाले, और उस लैंड को हमने किसी को सप्लाई कर दिया, किराए पर दे दी, तो उसका पैसा हमारे पास आएगा। इसके अलावा हमारे पास पैसा था, हमने किसी को उधार दिया एज ए कैपिटल, तो उसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उसके ओनर जनरली कौन होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले वो पैसा अर्न करते हैं, तो उनके अर्निंग का सोर्स फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद फोर्थ सेक्टर है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारे बाहर के जो कंट्रीज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ट्रेड विथ द एक्सटर्नल सेक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इंडिया है, तो इंडिया के बाहर के जो कंट्रीज बचे वो पूरा हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसी को हम एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड होता है वो दो तरह का हो सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री का मतलब जैसे इंडिया है तो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, ये अपने गुड्स को अगर किसी फॉरेन की कंट्री को सेल करेंगे तो इसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। दीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट क्या होगा, द इकोनॉमी में ऑल्सो बाई गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी फॉरेन से गुड्स परचेज जब करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अफेक्ट्स द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन अदर वेज एज वेल। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो ही रहा, इसके अलावा ये दूसरे तरीके से भी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। वो कैसे करेगा, कैपिटल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री। फॉरेन से कुछ कैपिटल इंडिया में भी आ सकते हैं ना, कुछ इन्वेस्ट फॉरेन के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं फॉरेन के, यहाँ से फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब फॉरेन का कोई इन्वेस्टर है वो इंडिया में आके कोई फैक्ट्री या प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है या प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एफडीआई है। ऐसे ही एफआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है कि कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर है इंडिया में इन्वेस्ट तो कर रहा है लेकिन यहां पर आके वो नई कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज कर रहा है, शेयर मार्केट के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर आके। उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, एफआईआई। ये हमारे 11th क्लास में भी था लास्ट बिजनेस स्टडीज के अंदर, याद है जो एक्सटर्नल ट्रेड वाला जो चैप्टर था इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें एफडीआई और एफआई के दोनों कॉन्सेप्ट्स थे। तो एफआई का मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स के माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो नई कंपनी स्टैब्लिश नहीं करेंगे, हाँ, तो वो एफडीआई है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक बार पढ़ के आना अच्छे से, ठीक है।